अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर पेश खिदमत है चैप्टर नंबर 8 से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं केमिकल इक्वेशन के हवाले से। उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशंस जो फाइंड आउट करने हैं ये न्यूमेरिकल वाइज ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पहले वाली जो इक्वेशन है एग्जांपल है वो फार्मेशन ऑफ ईस्टर की रेफरेंस से है, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कोई कंपाउंड बनता है जिसको ईस्टर बोलते हैं। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए कहा गया है। दूसरी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है डिसोसिएशन ऑफ PCl5। PCl5 डिसोसिएट डिकम्पोज होता है एक केमिकल इक्वेशन के सूरत में, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करने के लिए कहे गए हैं। तीसरी जो है वो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है बाय हाबर प्रोसेस, और इसके अंदर अमोनिया की प्रिपरेशन को केमिकल इक्वेशन वाइज ड्रा किया गया है और उसके भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। टेक्स्ट बुक में ये तीनों फार्मेशन ऑफ ईस्टर के हवाले से जो बात है, इस एक्सप्लेनेशन को स्टेरिफिकेशन टर्म का नाम दिया जाता है। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 में स्टेरिफिकेशन की डेफिनेशन, ईस्टर फार्मेशन के रेलेवेंट केमिकल इक्वेशन को फिर से इसी अंदाज में एक्सप्लेन किया जाता है। व्हाट इज़ स्टेरिफिकेशन? ये एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ईस्टर फॉर्मेशन बाय द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विद अल्कोहल इज़ नोन एज स्टेरिफिकेशन। अब इसमें ऑर्गेनिक एसिड बतौर रिएक्टेंट पाया जाएगा और उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा। मेरे पास ये एक फ्लास्क है, इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड मौजूद है। ऑर्गेनिक एसिड इसके अंदर मैंने ले रखा है बतौर रिएक्टेंट। इस जो ये वाला जो हमारे पास बीकर है इसके अंदर जो है अल्कोहल पाया जा रहा है, अल्कोहल इसके अंदर मौजूद है। दोनों रिएक्टेंट्स को मैंने मिलाया, एसिड है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से हो सकते हैं? जो कि यानी ऐसे किस्म की क्लास ऑफ एसिड जिसमें आते हों ये वाला एसिटिक एसिड हो, जिसमें स्टीरिक एसिड हो, जिसमें पालमेटिक एसिड हो, जिसमें ब्यूटायरिक एसिड हो, जिसमें बारबिट्यूरिक एसिड हो। इस किस्म के तमाम एसिड्स की क्लास को हम ऑर्गेनिक एसिड, जो कि लिविंग स्पीशी वगैरह से, प्लांट्स वगैरह से डिराइव किए जाते हैं, वो जब रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, अल्कोहल जो है वो इथाइल अल्कोहल हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल हो सकता है। जब दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे इस दूसरे वाले बीकर के अंदर, उनको शेक किया जाएगा और इसके अंदर डाला जाए एक कैटलिस्ट, जो कि हम कह सकते हैं कि वो मिनरल एसिड की सूरत में हो। मिनरल एसिड बतौर कैटलिस्ट एक्ट करेगा, दोनों रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने में हेल्प आउट करेगा। मिनरल एसिड्स कौन से हो सकते हैं? जो कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, मसलन सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें नाइट्रिक एसिड्स हो सकते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हो सकते हैं। जब वो इसके साथ कंबाइन किए जाएंगे तो यहाँ से ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। एट द स्टार्ट जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो ज़रा यानी स्लो टाइप होगा, ऐसा ऐसा फास्ट होता जाएगा और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते जाएंगे और प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनेगी वो ईस्टर प्रोडक्ट होगी। अब किसी भी लम्हे हम इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को चेक कर सकते हैं। तो वो क्या ऐसी टेक्निक है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम एट द सेम टाइम चेक कर सकते हूँ, वो वाली टेक्निक कहलाती है टाइट्रेशन टेक्निक। उसमें एसिड और बेस के कम्बिनेशन की अगर बात हो तो वो एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाएगी। हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स पाए गए, इसमें से कुछ रिएक्टेंट को बतौर सैंपल, मतलब कुछ मटेरियल को बतौर सैंपल ले लिया गया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और टेस्ट ट्यूब को फ्रीज़ कर लिया गया। फ्रीज़ करने के बाद, मतलब फ्रीज़ करने का मकसद क्या है कि जो यहाँ पे पाया जाने वाला मटेरियल है वो अपनी मतलब रेस्ट स्टेट में आ जाए, उसको जहाँ पे वो पाया जाए वहीं पे वो रुक जाए। तो फिर उस मटेरियल को दोबारा से रीमेल्ट किया जाएगा और एक और फ्लास्क के अंदर लेके वहाँ पे हम इसके अंदर
कुछ मिकदार में डालेंगे इंडिकेटर, और वो इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन हो सकता है। फिनोल्फ्थलीन जो इंडिकेटर है वो एसिडिक मीडियम के अंदर कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम के अंदर वो जो है वो पिंक कलर शो करता है। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास एसिडिक मीडियम यहाँ पे होगा, मतलब रिएक्टेंट साइड पे ऑर्गेनिक एसिड पाया जाएगा, तो फिनोल्फ्थलीन जो इंडिकेटर है उसके डालने से कोई किसी किस्म की कलर विजुअलाइजेशन वगैरह दिखाई नहीं, मतलब वहाँ पे नहीं होगी। तो ओवरऑल वो अपनी असल हालत में मौजूद रहेंगे। उसके बाद ये ब्यूरेट में थोड़ी सी मिकदार या एक ख़ास मिकदार स्पेसिफिक अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड की ले ली जाती है, उसको हम यहाँ पे ड्रॉप वाइज इसके अंदर डालते रहते हैं। जब तक एसिड यहाँ पे मौजूद रहता है, बेस उसके साथ न्यूट्रल होती रहती है। अब एक वक्त आता है कि यहाँ पे जो इसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक एसिड है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म होती जाती है, तो बेस जो है उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले एसिड के साथ वो वाला बेस न्यूट्रलाइज होता रहा, अब वो जब इसके अंदर मौजूद एसिड की क्वांटिटी ख़त्म हो गई तो बेस वाज़े अपनी क्वांटिटी शो करने लगा। तो यहाँ पे चूँकि हमने फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डाल रखा था जो कि बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर शो करती है, जैसे ही बेस क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे ही पिंक कलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब वो पॉइंट जहाँ पे पिंक कलर दिखाई देना शुरू हो गया, वहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे अपने प्रैक्टिकल को, यानी इसको हम वैसे एक थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे और हम देखेंगे कि कितनी मिकदार में बेस यूज़ हो गया है। जितनी मिकदार में बेस इस्तेमाल हो गया उसी से हम अंदाज़ा लगाते होते हैं कि उतनी ही मिकदार में वहाँ पे एसिड बतौर रिएक्टेंट पाया गया था और उसकी मिकदार क्वांटिटी उतनी थी। ठीक है, ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? एसिड बेस टाइट्रेशन। इस एसिड बेस टाइट्रेशन की बेस पे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। अब ये जो सारी डिस्कशन है उसको केमिकल इक्वेशन वाइज आगे एक्सप्लेन किया जाता है। एसिटिक एसिड बतौर रिएक्टेंट अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिनरल एसिड H3O पॉजिटिव मिनरल एसिड की प्रेजेंस को शो करेगा। यहाँ से ईस्टर बनेगा जिसको इथाइल एसीटेट का नाम दिया जाता है। साथ वाला जो है बाई प्रोडक्ट वो H2O है। अब जबकि हमने स्टार्ट में रिएक्टेंट की जो अमाउंट ली थी, लेट्स सपोज A मोल लिए थे ऑर्गेनिक एसिड के और B मोल लिए थे हमने इथाइल अल्कोहल के। दोनों अभी अपनी एक्चुअल स्टेट में हैं, इनमें मिनरल एसिड नहीं डाला गया, तो इनके जो प्रोडक्ट साइड पे कोई किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुई थी, 0 मोल थे। टाइम जब अप्रोच कर गया, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इक्विलिब्रियम, यानी जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट फॉर्म होने लग गई और फिर से जो रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट की अमाउंट के तकरीबन इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में वो जो स्टेज होती है उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट स्टेज विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। तो हमने देखा कि दोनों साइड पे तकरीबन एक जैसी सिचुएशन है, रिवर्सिबल सिचुएशन अटेन हो गई। अब इस रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम स्टेज में कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वाइज हैं और कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वाइज हैं, वॉल्यूम टर्म के ऊपर डिवाइड करना पड़ता है मोल्स को, तभी कंसंट्रेशन फाइंड आउट होती है। हमने क्या किया, जो रेस्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मोल्स थे उनको वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया और प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मोल्स को भी वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम जो है वो तमाम के लिए, रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए सेम रहेगी वॉल्यूम की अमाउंट। जो इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस इक्वेशन से डिराइव किया जा सकते हैं अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, वो है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन। हम चूँकि कंसंट्रेशन को इस इक्वेशन के इस वैल्यू के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जो प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट की सूरत में जब हमने लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन को पुट करना है। अब ये कंसंट्रेशन यहाँ पे CH3COO C2H5 ये चीज़ नहीं होगी, बल्कि इससे जो हमने एक नई सूरत बनाई है ना वही हम पुट करेंगे जो कि x/v है। इसका मतलब यहाँ पे भी x/v ये वैल्यू पुट करेंगे। ये तो बात 10 जस्ट जो है वो इक्वेशन की हद तक है।
अब हमने चूँकि मैथमेटिकल बेसिस पे नई वैल्यूज़ जो हम निकाल चुके हैं उन्हीं को हम पुट करेंगे। तो एक्स और वी डिवाइडेड बाय इस हवाले से एक्स और वी, ये आप देख सकते हैं आप कि ये वी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इससे कट जाएगा, ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कट जाएगा, एक्स पावर वन आपस में मल्टीप्लाई हूँ तो एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये हमारे पास एक ऐसी किस्म की एक फॉर्म है जिसके अंदर वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो हम लिख सकते हैं इसकी फ़ाइनल इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें, हेयर के सी डज़ नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम फैक्टर, यानी के सी जो यहाँ पे मैथमेटिकल बेसिस पे आया उसमें वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। देयर इज़ नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वाइल चेंजिंग वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा यहाँ तक कि वॉल्यूम चूँकि इसके अंदर मिनहा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको हमने डिसोसिएशन ऑफ PCl5 की सूरत में लिया है। PCl5 जो है वो जब स्टार्ट में लिया गया था उसके मोल्स A थे, उसके साथ ही डिसोसिएशन अभी नहीं स्टार्ट हुई थी, यानी रिएक्शन को एक्टिवेट नहीं किया था, तो उस वक्त प्रोडक्ट साइड पे B 0 मोल्स थे। अब ये वाली सूरत वो थी जब टाइम 0 था। अब जब टाइम इक्विलिब्रियम स्टेज को पहुंच चुका, मीन इसकी डिसोसिएशन स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स के मोल्स थे वो x नंबर कम हो चुके थे। मतलब इधर से जो भी इधर जो अमाउंट है यहाँ पे हम लगाएं, अगर लेट्स सपोज 1, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने जो इसमें से कम करने हैं ना वो 1x कोएफिशिएंट ये वाला 1 होगा। मतलब x मोल इधर से कम हो गए, इधर से x मोल्स प्रोड्यूस हो गए क्योंकि टाइम स्टार्ट हो चुका है, एक्टिवेशन रिएक्शन के अंदर आ चुकी है। अब हम चाहते हैं मोल्स सिर्फ मोल्स न रहें बल्कि इसको कंसंट्रेशन वाइज हम चेक करें। तो कंसंट्रेशन वाइज चेक करने के लिए वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करना पड़ता है। वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे सेम वैल्यू रखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन will be equal to Kc is equal to product molar concentration divided by reactant. Putting concentration values according to mathematics, जो हमने यहाँ पे नई वैल्यूज़ डिराइव की हैं उनको हमें पुट करना होगा। तो यहाँ पे Kc will be equal to ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट की, और इस तरीके से Kc जो है आप देखें ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ये वॉल्यूम एज इट इज़ रहेगा। चूँकि ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, बटे का बटा नीचे रहेगा, v इंटू ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो फाइंडिंग्स हैं Kc की वो क्या हैं? हेयर इन दीज एक्सप्रेशन चेंज इन वॉल्यूम विल आल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को चेंज होता हुआ देखें तो इन चीज़ों को एडजस्ट ना करें तब क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हैं ये तब्दील हो जाएंगे। सो यहाँ से ये बात फाइनल ज़ाहिर होती है, दिखाई देती है कि अगर वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होती है तो इन प्रोडक्ट्स की और ये जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है इनको एडजस्ट करना होगा, तभी जो है वो Kc अपनी असल हालत में मेंटेन रहेगा। लास्ट पे जो एग्जांपल है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस, हमने जो इनिशियली जो रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमाउंट मोल्स में ली थी वो A और B मोल्स थे। अब यहाँ पे जब टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू 0 तब ये प्रोडक्ट नहीं थे। अब हमने गौर से समझना है इस चीज़ को, जब हमारे पास यहाँ पे A मोल्स थे तो टाइम स्टार्ट हो गया व्हेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन व्हेन T इज़ इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। तो इसमें से आप देखें कि हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से जो मिनहा होंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन, वो जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि यहाँ पे 1 है ना, तो ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसकी जो ये सूरत हाल है इसमें यहाँ पे 1x लिखा जाता है और इधर भी ये 1x है। ठीक है, यानी इसकी साइड पे 1 है, इसकी साइड पे 1 है, तभी ये 1x है। यहाँ पे चूँकि 3 मोल्स हाइड्रोजन की कंज्यूम हो रहे हैं और इधर से 3x मोल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे उसके एक्चुअल B मोल से, तो इसलिए यहाँ पे चूँकि 1 है लिहाजा ये 1x है। A माइनस 1x वैसे लिखा नहीं जाता, B माइनस 3x, और चूँकि 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं
तो अब x नहीं होंगे बल्कि x के साथ ये वाला कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा। डिवाइड रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बाय वॉल्यूम टू गेट ईच स्पीशी एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ये बात वही है कि अगर हम इनके मोल्स को एक्चुअली कंसंट्रेशन यूनिट वाइज देखना चाह रहे हों तो वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम पे डिवाइड किया। इस तरीके से हमारे पास केसी एक्सप्रेशन जो इस इक्वेशन के लिए बताई जाती हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जो हमारे पास कोएफिशिएंट होते हैं ना वो रेज टू द पावर बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो 2 है कोएफिशिएंट रेज टू द पावर 2, यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट रेज टू द पावर 3 ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने क्या करना है भला कि ये जो अमोनिया है उसकी जो एक्चुअल मैथमेटिकल वैल्यू है वो पुट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर और रेज टू द पावर वैसे लिखेंगे 2x/v a माइनस x/v b माइनस 3x/v रेज टू द पावर। अब हमने यहाँ पे बगौर देखना है कैसे भला, ये है वॉल्यूम पावर 3, यानी ये जो v है ना इसकी पावर है 3, ये v इसकी पावर 1 है, ये वाला v इसकी पावर 2 है। सबसे पहले हम 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बन जाएगा, v स्क्वायर बन जाएगा। ये जो v स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर है, इसको हम डिनोमिनेटर को ले आते हैं नीचे बटे के नीचे, ठीक है ना। अब जब बटे के नीचे आ गया तो ये वाली जो पहले वाला डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो रियल में न्यूमरेटर होता है। तो ये v पावर 3 और v पावर 1 v पावर 4 हो जाएगा जो कि न्यूमरेटर बन जाएगा। v पावर 4 ओवर v स्क्वायर, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा v स्क्वायर, इधर क्या बचा 4x स्क्वायर, साथ में a माइनस एक्स बी माइनस 3x होल पावर यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे b माइनस 4x स्क्वायर डॉट v स्क्वायर और a माइनस एक्स बी माइनस 3x होल पावर यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो 3 हमारे पास हैं यानी केमिकल इक्वेशंस। जो पहले वाली है उसमें हमने देखा है एक्वस फेज़ है, अगर इसमें वॉल्यूम का चेंज होता है तो जो हमारे पास इसमें ओवरऑल जो चेंज है वो ज़ाहिर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वॉल्यूम जो है अगर लिक्विड स्टेट में है और वॉल्यूम की हम बात करें तो प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में वाधा घाटा आएगा। तो चूँकि ये लिक्विड जो सूरत होती है उसमें अगर वॉल्यूम को कम होता हुआ देखें तो प्रेशर बढ़ाना होगा, पानी को ऐसे प्रेस करें तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी इफ़ेक्टिव फॉर्म जो है वो वॉल्यूम की दिखाई नहीं देगी। ये वाली जो 2 इक्वेशंस हैं इनके अंदर चूँकि हमने देखा है कि इनको हमने गैसियस फेज़ के सेंस में लिया है। इन गैसियस फेज़ केमिकल इक्वेशन के ऊपर जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं ना तो उसकी सूरत में वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। तो इसका मतलब है इन किस्म की गैसियस फेज़ इक्वेशंस को वॉल्यूम के तब्दील होते हुए सेंस में हम स्टडी कर सकते हैं, जबकि लिक्विड फेज़ में वॉल्यूम का अगर चेंज ज़ाहिर होता है तो केसी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे ये गैसियस फेज़ रिएक्शंस हैं, इनके ऊपर वॉल्यूम के इफ़ेक्ट को हम मुकम्मल तौर पे समझ सकते हैं।